नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर अपने चैनल पर आप लोगों को सीजी सेट और यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है, जनरल पेपर ऑन रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, उसकी हम लोग यहाँ पे आप लोगों को निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आज का जो ये क्लास है, ये क्लास नंबर 13 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 12 क्लासेस और प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने यूनिट 1 जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वो पढ़ा था, शिक्षण अभिरुचि, और यूनिट 2 हमने पढ़ा था रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं हम लोग शोध अभिक्षमता, है ना। तो ये जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसमें हम लोगों का कुछ एमसीक्यू कर रहे थे लास्ट वीडियो में, इसे ही आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आज का जो लेवल रहेगा ये इजी से मॉडरेट लेवल की ओर बढ़ चुके हैं। इजी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो साधारण प्रश्न थे जो परीक्षा में आए हुए थे, उसे ही हम लोग यहाँ पे करते चल रहे हैं। आप सभी को बता देता हूँ कि 4 अक्टूबर 2026 को आप लोगों का एग्जाम है दोस्तों, सीजी सेट का। इस एग्जाम के लिए हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब जितने भी हम यहाँ पे पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वो पूरा आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही साथ थ्योरी तो मैं आप लोग को करा रहा हूँ, पूरे सिलेबस के हिसाब से पूरा थ्योरी हम लोग करते चल रहे हैं। हमारा टारगेट है कि आपका 15 सितंबर तक पूरा आपका कोर्स कंप्लीट करा दें दोस्तों, ठीक है। और इसी जो सिलेबस है ना, जिसमें हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसी के आधार पर हम लोग एमसीक्यू भी करते चल रहे हैं। जितने भी आपके विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न हैं यूजीसी नेट में और अदर स्टेट के सेट पेपर में, उसके हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करते चल रहे हैं। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में आए हुए जो प्रश्न हैं सेट के, उसको भी हम लोग पीवाईक्यू के रूप में एमसीक्यू में ही कराते चल रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास नंबर 1 से पढ़िए दोस्तों। क्लास नंबर 1 से पढ़ेंगे तो पूरा आपका सीक्वेंस वाइज सिलेबस तैयार होता चलेगा, ठीक है। और जिन्हें भी पीडीएफ अगर खरीदना हो, बाय करना हो पीडीएफ नोट्स हमारे से, तो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8962530503 पे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का प्रश्न से। देखिए, प्रश्न जो है इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो है कूट आधारित प्रश्न है, एसर्शन एंड लॉजिक बेस्ड आपके क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये 4 चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी पीडीएफ खरीदा हुआ है, तो उन्हें ज़्यादा शीट्स हो जाएंगे अगर पूरा मैं ये सब लिखते रहूँगा बार बार। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ये बार बार आपको हर क्वेश्चन में दिखाई नहीं देगा दोस्तों। हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चीज़ दिखेगा, एक कथन होता है दोस्तों और दूसरा कारण, और आंसर हमको इसी के आधार पर ही लेना है। अगर मैं इसे बार बार टाइप करवाऊंगा तो काफ़ी पन्ना बर्बाद होगा लोगों का। और काफ़ी लोगों ने हमसे पीडीएफ खरीदा हुआ है, तो कुछ लोग प्रिंट कराते हुए भी पढ़ रहे हैं साथ में। तो उनके सहूलियत के लिए हमने यहाँ पर ज़्यादा आपका पेजेस ना बढ़े करके क्वेश्चंस में बार बार कथन कारण का ये जो 4 निर्देश दिया हुआ है सभी प्रश्नों के लिए, उसको हम बार बार नहीं टाइप करा है। इससे आप लोग ध्यान रखेंगे जितने भी क्वेश्चन हम करते चलेंगे उसमें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का दोस्तों। पहला प्रश्न है जो आपका कथन दिया हुआ है, उत्तर प्रत्यक्षवाद, जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये मानता है कि जो शोध करता है, ठीक है, और जो शोध की जाने वाली जो है वस्तु पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कह रहा है कि शोधकर्ता और शोध की जाने वाली जो वस्तु है वो पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। कारण इसका ये दिया है, जो उत्तर प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि मानवीय पृष्ठभूमि, मूल्य और ज्ञान शोधकर्ता के अवलोकनों को प्रभावित कर सकता है। कारण भी बिल्कुल सही है, कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इस हिसाब से आपका देखेंगे तो ये आपका ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है ना। उत्तर प्रत्यक्षवाद जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ये किस पे बिलीव करता है दोस्तों? मानव की सोच पर डिपेंड करता है। मानवीय जो पृष्ठभूमि है, उनके मूल्य, उनके ज्ञान है, उससे क्या होता है आपका जो मेन रिजल्ट है उस पर फेरबदल हो सकता है, एकदम 100% एक्यूरेसी नहीं आता। तो ये मानता है कि जो शोधकर्ता और जो शोध की जाने वाली जो वस्तु है पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, पूरी तरीके से उसको अलग नहीं किया जा सकता। कारण है, उत्तर प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि मानवीय जो पृष्ठभूमि, मूल्य और ज्ञान शोधकर्ता के अवलोकनों को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कथन है प्रत्यक्षवादी, जिसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म है, टाइपिंग एरर, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। दृष्टिकोण सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञानों की पद्धति को लागू करने पर बल देता है। जो आपका प्रत्यक्षवादी जो सिद्धांत है, पॉजिटिविज्म है ना, दृष्टिकोण इसका सामाजिक विज्ञानों के अध्ययनों के लिए भौतिक विज्ञानों की पद्धतियों को लागू करने पर बल देता है, ओके। कारण है, प्रत्यक्षवाद के अनुसार सामाजिक घटनाओं को केवल गुणात्मक की बात कर रहा है ना, और व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव व्याख्याओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ये तो पूर्णतः गलत है, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद जो है, ये पूर्णतः आपके किस पे आधारित है? गुण पर नहीं, बल्कि आपका संख्या पर, ठीक है।
क्वांटिटेटिव होता है, ना कि क्वालिटेटिव होता है। व्यक्तिपरक भी नहीं होता, सब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। कौन सा आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म, इसकी बात कर रहा हूँ, वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और साथ ही साथ आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव, मतलब पूरा आपका डेटा पे चलता है। पॉजिटिविज्म रियलिटी पे बेस्ड है ना, आंकड़ों पर आधारित होता है। तो इसलिए आपका ए तो सही है। ए क्या है कि भौतिकी विज्ञानों की पद्धतियों को लागू करता है, बिल्कुल करता है। जो भौतिक जो विज्ञान है उसको लागू करेगा आपके सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए भी, बिल्कुल सही है। लेकिन कारण जो है इसका ये पूर्णतः गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए ये एक बार आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला वाला जो निर्देश दिया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये पहला ए में है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है बोल रहा है, ठीक है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, ये सी में है। और डी में है ए गलत है और आर सही है, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग करते चल रहे हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी का सी, और पहले वाले का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। क्रियात्मक शोध, जिसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च, का उपयोग सार्वभौमिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक बात बोल रहा है, बिल्कुल वो सही बोल रहा है। एक्शन जो है, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध जो है, उसका उपयोग सार्वभौमिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि तत्कालिक समस्या के लिए आपका यूज किया जाता है। कारण है, क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट स्थानीय समस्या का तत्काल समाधान खोजना होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ए और आर दोनों यहाँ पर क्या है, सबका सही है। और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि समस्या समाधान करने के लिए, तत्काल समस्या समाधान करने के लिए एक्शन रिसर्च का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसके सार्वभौमिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिए नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बुनियादी या मौलिक सिद्धांत, बुनियादी या मौलिक शोध जो है आपका, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च, इसका तत्कालिक व्यावसायिक लाभ नहीं होता। ठीक बात है, बुनियादी या मौलिक शोध जो है फंडामेंटल रिसर्च, इसका तत्कालिक व्यावसायिक लाभ नहीं होता, ठीक है। कारण है, मौलिक शोध का मुख्य उद्देश्य मौजूदा ज्ञान कोश का विस्तार करना और नए सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। बिल्कुल सही बात है, आर भी आपका सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि आर में क्या बात कर रहे हैं कि इसका फंडामेंटल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि ज्ञान का कोश का विस्तार करना। जो आपका ज्ञान है उसको क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, स्प्रेड करेंगे, जितना ज्यादा हो सकता है बढ़ाएंगे, और नए सिद्धांत का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और इसी कारण से ये जो फंडामेंटल रिसर्च है, ये तत्कालिक व्यवसायिक का लाभ नहीं होता, ठीक है, व्यवसायिक का लाभ नहीं, बल्कि क्या है दोस्तों, ये आपका ज्ञान के प्रसार की बात कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। ए क्या है, ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आगमनात्मक, इंडक्टिव, ठीक है, मतलब उदाहरण से कहा जाएंगे, सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे, मतलब आपका स्पेसिफिक टू जनरल। इस दृष्टिकोण में शोधकर्ता सामान्य सिद्धांतों से शुरू करता है और विशिष्ट अवलोकन की ओर बढ़ता है। गलत बात है भाई, मैं अभी आपको बताया, आगमनात्मक विधि में जो आपका क्या होता है, उदाहरण से हम आपके सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो पूरा तरीके से गलत हो गया। निगमनात्मक में देखिए, दृष्टिकोण मुख्य रूप से मात्रात्मक और सिद्धांत थ्योरी टेस्टिंग प्रकृति का होता है। बिल्कुल सही बात है, जो आपका डिडक्टिव मेथड होता है उसमें आपका मुख्य रूप से मात्रात्मक, मतलब कि आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव और सिद्धांत परीक्षण किया जाता है, और उससे आपका उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, मतलब ये हो जाता है जनरल टू आपका स्पेसिफिक। तो ये आपका कारण तो बिल्कुल सत्य है और ए आपका पूरा गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, मतलब कि कारण सही है और आपका कथन गलत है, ठीक है। शब्द को अच्छे से देखिएगा दोस्तों, धीरे धीरे जैसे प्रश्न हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा ये जटिल होते जा रहा है। कथन कारण में खास करके जो घुमावदार प्रश्न होते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो मैं आप लोगों को ये सिलेबस में कंप्लीट कराते चल रहा हूँ। जैसे सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी के बाद मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा बोला था, इसलिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू चलते जा रहा है। जैसे एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग लगातार आपका अनगिनत क्वेश्चन करते चलेंगे परीक्षा तक का। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक शोध, जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बाह्य चरों अर्थात एक्सटर्नियस वेरिएबल्स का नियंत्रण आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रयोगात्मक जो आपका शोध है, जिसमें प्रयोगात्मक शोध है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बाह्य चर जो होते हैं, एक्सटर्नियस वेरिएबल्स, इसका नियंत्रण आंतरिक वैधता के लिए करने के लिए आवश्यक ही है। बिल्कुल कारण है, यदि बाह्य चरों को नियंत्रित नहीं किया गया तो वो आश्रित चर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उस पर पड़ने वाले प्रभाव को दूषित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, यदि बाह्य चरों को नियंत्रित अगर नहीं करेंगे तो जो उस पर आश्रित चर है ना, उस पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो उसको दूषित कर सकता है। इसलिए ए और आर इसमें भी बिल्कुल सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7, कार्योत्तर शोध, जिसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर। इसके बारे में भी आपको कराया था क्वेश्चन। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में
शोधकर्ता स्वतंत्र चर में अपनी इच्छानुसार हेरफेर मैनिपुलेट कर सकता है। आपका जो एक्स फैक्टर रिसर्च है इसके बारे में पढ़े थे, जिसमें हम बताए थे कि एक्स फैक्टर जो है ये डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंतर्गत आता है रिसर्च जो है, और इसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर में अपनी इच्छा अनुसार हेरफेर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन ए तो गलत है, कथन ए गलत है। कारण देखिए, कार्योत्तर शोध में जो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में घटना पहले ही घटित हो चुकी होती है, इसलिए चरों का केवल अवलोकन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। चर का इसमें क्या करेंगे, आपका अवलोकन करेंगे। इसमें रिसर्चर जो है आपका कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाता। इसमें जो पूर्व में घटित हो चुकी घटना है उसी का इसमें आपको क्या करना पड़ता है, वर्णन करना पड़ता है, उसी को आधार बनाया पड़ता है, आधार बनाते हैं। इसलिए इसका नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टर है एक प्रकार का, और इसका रिसर्च कर रहे हैं। तो चर जो है वो केवल आपका अवलोकन किया जा सकता है जो घटित हो चुकी है उसमें। ठीक, तो ये तो आपको बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? डी सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें ए गलत है लेकिन आर जो है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8। गुणात्मक शोध जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, मुख्य रूप से परिणामों जो होते हैं आउटकम्स, उसके बजाय प्रक्रिया और अर्थों पर केंद्रित होता है। जो क्वालिटेटिव होता है वो परिणामों के बजाय प्रक्रिया और अर्थों पर केंद्रित होता है। बिल्कुल सही बात है। क्वालिटेटिव रिसर्च में मुख्य रूप से परिणाम के बजाय उसकी प्रक्रिया और उसके अर्थों पर ही केंद्रित होता ही है। कारण देखिए, गुणात्मक जो शोधकर्ता चरों के बीच सांख्यिकी कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए बड़े आकार का यादृच्छिक प्रतिदर्श रैंडम सैंपल्स का उपयोग करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। ये सांख्यिकी कार्य कारण संबंधी के लिए आपका बड़े आकार का जो रैंडम सैंपल्स है इसका उपयोग ये लोग करते ही नहीं है। तो कारण तो गलत है लेकिन आपका कथन बिल्कुल सत्य है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, गुणात्मक शोध क्वालिटेटिव रिसर्च में मुख्य रूप से आपके परिणाम के बजाय प्रक्रिया और अर्थों पर ही केंद्रित होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक शोध जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें आंतरिक आलोचना इंटरनल क्रिटिसिज्म का उद्देश्य स्रोत सामग्री की सत्यता और विश्वसनीयता एक्यूरेसी एंड वर्थ के परखना है। बिल्कुल सही बात है। हिस्टोरिकल रिसर्च में जो आपका आंतरिक आलोचना इंटरनल क्रिटिसिज्म का उद्देश्य स्रोत सामग्री की सत्यता और विश्वसनीयता का परखना होता है। अब देखिए, कारण बोल रहा है कि बाह्य आलोचना एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म केवल दस्तावेज की प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी या वह जाली तो नहीं इसकी जांच करता है। बिल्कुल करता है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में दस्तावेज की जो प्रामाणिकता है ना, या फिर वो जाली है कि नहीं ये चेक करता है, मतलब प्रमाणीकरण करेगा, इसकी जांच करेगा ये। ठीक, ये बात तो सही है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, आपका ए का सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ए क्या बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है कि ऐतिहासिक शोध हिस्टोरिकल रिसर्च में आंतरिक आलोचना जो होती है उसका उद्देश्य सामग्री की सत्यता और विश्वसनीयता पर को परखना होता है। ठीक है, किसमें? हिस्टोरिकल रिसर्च में। और ये बात कर रहा है कि इसका डायरेक्ट एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म केवल दस्तावेज की प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी या फिर वो जाली तो नहीं इसकी जांच करता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों ही सत्य हैं। मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और आर दोनों ही सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10। निर्वंश निर्विंश निर्वंश विज्ञान अर्थात एथनोग्राफी शोध में शोधकर्ता को स्वयं उस संस्कृति या समूह का हिस्सा बनना पड़ता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। बात तो बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था इथनोग्राफी में जो शोधकर्ता रिसर्चर होते हैं वो स्वयं उस संस्कृति या समूह का हिस्सा बन करके ही आपका अध्ययन करते हैं, ज्ञान एकत्रित करते हैं। कारण है सहभागी अवलोकन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किसी समूह के व्यवहार को उनके अपने दृष्टिकोण से गहराई से समझा जा सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भाई इथनोग्राफी में क्या होता है, जो आपके रिसर्चर होते हैं उसमें वो खुद वहाँ के ट्रेडिशनल में जा करके वो खुद वहाँ के समाज में जाकर के मिल करके अध्ययन करते हैं। और सहभागी अध्ययन से अर्थात पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किसी समूह के व्यवहार को उनके अपने दृष्टिकोण से गहराई से समझा जा सकता है। आप जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक आपको गहराई से समझ में नहीं आएगा कि वहाँ का ट्रेडिशन किस प्रकार से है, वहाँ की संस्कृति कैसा है। ठीक है, तो इसलिए ए और आर दोनों ही सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए। एक विवरणात्मक शोध जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में परिकल्पनाओं का निर्माण हमेशा अनिवार्य नहीं होता। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में परिकल्पनाओं का जो निर्माण हमेशा अनिवार्य नहीं होता है। ठीक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्रश्न क्रमांक 11 में कारण क्या बोल रहा है देखिए। विवरणात्मक शोध का प्राथमिक कार्य केवल वर्तमान स्थिति या तथ्यों का जैसा वैसा है वैसा ही वर्णन करना होता है। भाई डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा है तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, आपका सत्य है। डिस्क्रिप्शन ही करना है उसको रिसर्च में। जैसे एक्स पोस्ट आपका फैक्टो रिसर्च था, हमने पढ़ा था अभी, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्तमान स्थिति जो घटित हो चुकी है उसको जैसे का तैसा उसको वर्णन करना है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो इसका भी आंसर ए होगा सही। ए आर के दोनों, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला है शोध के चरण में, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12, शोध समस्या का आपका सूत्रीकरण जिसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन, ठीक है। शोध समस्या का सूत्रीकरण करना, है ना, फॉर्मुलेशन करना डेटा संग्रह कलेक्शन की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण चरण है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक। जब तक आपको समस्या का पहचान नहीं होगा तब तक आप डेटा कलेक्शन कैसे कर सकते हो? आपको फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट ऑफ द प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या है उसमें। इसके बाद यदि समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया तो एकत्र किया गया डेटा पूरी तरह से अप्रासंगिक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है ना। समस्या को अगर स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करेंगे तो एकत्र जो किया गया जो आपका डेटा है वो अप्रासंगिक हो सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, जिसमें ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है साहित्य की समीक्षा, मतलब आपका कौन सा नंबर का ये आपका शोध के चरण में, दूसरा चरण में आता है। लिटरेचर रिव्यू केवल शोध के प्रारंभिक चरण में ही प्रासंगिक होता है, प्रारंभिक चरण में कैसे होगा, केवल बोल रहा है। और भी दूसरा है साहित्य समीक्षा शोधकर्ताओं को अपने निष्कर्षों की तुलना पूर्व में किए गए शोधों के करने से मदद होता है। बात तो ये बिल्कुल सही है, ए सही, आर सही है और ए क्या है गलत है यहाँ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है कि आपका कथन गलत है लेकिन कारण सत्य है। साहित्य की समीक्षा केवल शोध के प्रारंभिक चरण में नहीं होता, पहली बात तो ये, क्योंकि वो द्वितीय चरण में होता है। द्वितीय चरण में आपका लिटरेचर रिव्यू करते हैं, साहित्य की समीक्षा की जाती है। और साहित्य समीक्षा शोधकर्ता को अपने निष्कर्षों की तुलना में पूर्व में किया, जो बोलते हैं रिसर्च गैप, यहीं पर आपको क्या बात हो रहा था, रिसर्च गैप का। ये सभी चीजें पढ़ाएं दोस्तों, और आप लोगों को अब समझ में आ जानी चाहिए कि हम आंसर किस प्रकार से ले रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस कराते चल रहा हूँ आपको, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होए, आप बिलीव करें, आपका विश्वास बढ़े, है ना, पॉजिटिव रहें। इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को भी कराते चल रहा हूँ थ्योरी के बाद। अगला है शून्य परिकल्पना, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, है ना, क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस। तो शून्य परिकल्पना को तब अस्वीकार कर दिया जाता है जब पी का जो वैल्यू है सार्थकता स्तर सिग्निफिकेंस लेवल से कम हो, ठीक है। अगर सार्थकता आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है ना, सार्थकता जो स्तर है, अगर उसका लेवल आपका पी मान से कम है तब इसको क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अस्वीकार कर दिया जाता है। अगर उससे ज्यादा रहता है तभी इसको स्वीकार किया जाता है। कारण है पी मान का दर्शाता है कि प्राप्त जो परिणाम है केवल संयोग अर्थात चांस से आए हैं, इसकी क्या संभावना है ये बताता है। पी का मान क्या बता रहा है कि जो प्राप्त है, जो रिजल्ट आया हुआ है वो आपके एक संयोग से आया हुआ है, चांस से आया हुआ है, इसकी क्या संभावना ये बताता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है आपका, है ना। ए और आर दोनों ही आपका ये सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। पी का मान क्या दर्शाता है कि प्राप्त जो परिणाम है केवल संयोग से आए हैं, और जो पी का जो वैल्यू है ना, पी का वैल्यू को सार्थकता स्तर सिग्निफिकेंट लेवल से कम होता है तो आपको नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर दिया जाता है। अगर ज्यादा होता है तो नल हाइपोथेसिस को आपका क्या होता है, स्वीकार किया जाता है दोस्तों, ठीक। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सही। अगला है स्नोबॉल प्रतिदर्श। स्नोबॉल सैंपलिंग जो होता है एक गैर प्रायिकता, जिसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी प्रतिदर्श तकनीक होता है। स्नोबॉल प्रतिदर्श, स्नोबॉल सैंपलिंग एक गैर प्रायिकता नॉन प्रोबेबिलिटी प्रतिदर्श तकनीक होती है, ठीक है। बात तो बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं, इसमें सही कह रहे हैं। दूसरा कारण है कि स्नोबॉल सैंपलिंग में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान और स्वतंत्र संभावना होती है। भाई समान नहीं होती है, पहला चीज तो इक्वल नहीं होती है, और ये स्वतंत्र भी संभावना नहीं होती दोस्तों। ये रैंडमलाइजेशन होता है और इसमें इंडिपेंडेंट नहीं रहता ये, ठीक है। तो ये तो आपका कारण जो है वो एक प्रकार से गलत हो गया, और कथन जो है आपका वो पूर्णतः क्या आपका सत्य है दोस्तों। तो इस प्रकार से स्नोबॉल प्रतिदर्श एक गैर प्रायिकता नॉन प्रोबेबिलिटी प्रतिदर्श तकनीक है, ये आपका कथन सही है, लेकिन कारण जो है वो आपका गलत है, ठीक है। कारण आर जो है वो गलत है, क्योंकि इस आपका समान संभावना प्रायिकता प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होती है। किसमें होगा? आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होगा। समान जो संभावना आ रही है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, समान संभावना प्रायिकता सैंपलिंग में होता है दोस्तों, ठीक। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन और सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। टाइप ए त्रुटि, टाइप 1 एरर तब होती है जब एक शोधकर्ता एक सत्य शून्य परिकल्पना हाइपोथेसिस, ठीक है, परिकल्पना हाइपोथेसिस यहाँ लिख लेंगे आप लोग, को अस्वीकार रिजेक्ट कर दिया जाता है। टाइप 1 जो त्रुटि होती है तब होती है जब एक शोधकर्ता एक सत्य शून्य परिकल्पना, जिसमें हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है ये। टाइप 1 एरर तभी होता है जब एक शोधकर्ता एक सत्य शून्य
सत्य शून्य मतलब हो रहा है आपका ट्रुथ जो है आपका नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर देता है। कारण है कि टाइप 1 त्रुटि को अंधविश्वास की त्रुटि अल्फा एरर भी कहा जाता है। ठीक है, टाइप 1 जो त्रुटि है उसको अंधविश्वास की त्रुटि भी कहा जाता है, जहां शोधकर्ता को कोई प्रभाव न होने पर भी प्रभाव दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है ये दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 16 का ए सही होगा पहला चीज तो, है ना। टाइप 1 त्रुटि में आपको इसको अंधविश्वास की त्रुटि भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो शोध करता है उसको प्रभाव न होने पर भी क्या लगता है कि कुछ तो है वहाँ पे, इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ तो रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे। इसलिए टाइप 1 त्रुटि को क्या करते हैं, जब एक शोधकर्ता एक सत्य शून्य नल हाइपोथेसिस मान लेता है तो उसको क्या कर लेते हैं, अस्वीकार कर लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 17 देखते हैं। स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग विषम हेट्रोजेनस जनसंख्या के लिए सबसे उपयुक्त होता है। क्या बोल रहा है, स्तरीकृत यादृच्छिक जो आपको प्रतिदर्श है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, उसमें हेट्रोजेनस जनसंख्या के लिए ये सबसे उपयुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। कारण ये जनसंख्या को उप समूह स्टेटा में विभाजित करके प्रत्येक समूह से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। ये भी बिल्कुल सत्य है। ए और आर दोनों ही सत्य है, इसलिए ए की सही व्याख्या करता है कौन, आपका आर। ठीक है, जनसंख्या को उप समूह में विभाजित करते हैं, स्टेटा में विभाजित करके प्रत्येक समूह से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ दोस्तों वो सब आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं परीक्षाओं में। ठीक है, नेक्स्ट है अब अगला क्वेश्चन। एक परिकल्पना हाइपोथेसिस को हमेशा जांच योग्य टेस्टेबल होना चाहिए। एक हाइपोथेसिस को हमेशा जांच योग्य अर्थात टेस्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना ही चाहिए। जो कथन अमूर्त या नैतिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं उनका सांख्यिकी परीक्षण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। जो फिर अमूर्त है, अमूर्त चिंतन पर है आपका, या नैतिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं, उनका आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट कैसे करेंगे, है ना। क्वांटिटेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनका क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं होता। ये भी बिल्कुल सही है। तो अब टेस्टिंग की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ए और आर दोनों ही सत्य होंगे, है ना। जो कथन है आपका, कथन क्या दिया हुआ है, एक की परिकल्पना जो हाइपोथेसिस है उसको हमेशा जांच योग्य होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, और यही हाइपोथेसिस अगर अमूर्त या नैतिक मान्यताओं पर आधारित है तो उनका सांख्यिकीय परीक्षण नहीं किया जा सकता। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसलिए आर ए की सही व्याख्या करता है और ए और आर दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। नहीं समझ पा रहे होंगे तो फिर से पढ़िएगा जो मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला जो सेशन करेंगे उसमें और 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जितना बनेगा हम लोगों से उसमें भी लेके चलेंगे और यूनिट 2 इस प्रकार से समाप्त करेंगे। इसके बाद जब एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ना यूनिट 10 तक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 19। इतना मान के चलिए मेरा टारगेट है कि आप लोग 90+ मार्क्स लेके आए आउट ऑफ 100 में। ये हमारा ये टारगेट है, लक्ष्य लेके चल रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ और जितना ज़्यादा हो सकता है ओल्ड PYQs, अदर स्टेट के सेट के परीक्षा और अदर जो आपके UGC नेट के आए हुए हैं उसके क्वेश्चंस को भी यहाँ पे साथ में कराते चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि एक बार मान लीजिए क्वेश्चन फंस गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी फंसा तो मैं यहाँ पे आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कराते भी चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग पॉजिटिव होकर के पढ़ते चलिए, आपका रिजल्ट सही आएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, शोध प्रबंध अर्थात थीसिस में संदर्भ जो सूची होती है, जो रेफरेंस होता है, और संदर्भ ग्रंथ सूची जो होता है जिसको हम लोग बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। संदर्भ ग्रंथ जो आपकी सूची है उसको बिब्लियोग्राफी के नाम से जानते हैं हम लोग। तो दोनों ही एक चीज है और उन्हें आपस में बदला जा सकता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आपका, कि थीसिस में जो संदर्भ सूची होती है और जो आपका संदर्भ ग्रंथ सूची होती है बिब्लियोग्राफी, है ना, दोनों एक ही चीज होता है और इन्हें आपस में बदला जा सकता है क्या? बिल्कुल गलत बात है भाई, दोनों अलग अलग चीजें होती है। रेफरेंस आपका अलग है संदर्भ सूची, जबकि संदर्भ ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी ये दोनों ही अलग अलग चीजें और इसको बदल नहीं सकते। पहला तो पूरी तरीके से गलत हो गया। अब आप रेफरेंस क्या होता है पूछेंगे, बोलेंगे बिब्लियोग्राफी क्या होता है, तो हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं थ्योरी वाले में। अब यहाँ देखिए कारण क्या है, संदर्भ सूची में केवल उन्हीं कार्यों को शामिल किया जाता है जिन्हें आपके पाठ टेक्स्ट में अधिकृत साइट किया गया है। ठीक है, कारण क्या बोल रहा है कि जो आपका संदर्भ सूची है, जो आपका रेफरेंस है ना, इसमें केवल उन्हीं कार्यों को शामिल किया जाता है जिन्हें आपके पाठ टेक्स्ट में अधिकृत हैं। ठीक है, जिसको साइट किया गया है। बिल्कुल सही बात है। जबकि ग्रंथ सूची में जो कि आपका क्या है बिब्लियोग्राफी में पृष्ठभूमि अध्ययन के लिए पढ़े गए अन्य स्रोतों को भी शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही। आर तो बिल्कुल सही है, ए गलत है, तो ये सही है ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। संदर्भ सूची जो आपका रेफरेंस होता है उसमें जो कार्य किया गया है उसको शामिल करके उसको टेक्स्ट में आपका स्पेसिफाई किया जाता है। जबकि ग्रंथ सूची में जो आपकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करके पढ़े गए जो अन्य स्रोत होते हैं उसको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी में ओवरऑल चीज रहती है, जबकि रेफरेंस में आपका
सिर्फ रेफरेंस वाली चीजें रहती हैं, है ना, कि इसमें किस चीज को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। वैज्ञानिक और आपका सामाजिक विज्ञान के शोधों में इन टेक्स्ट उदाहरण इन टेक्स्ट साइटेशन उद्धरण सॉरी इन टेक्स्ट उद्धरण इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए एपीए शैली का प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक विज्ञान के लिए बिल्कुल अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्राथमिकता दी जाती है। एपीए शैली लेखक पर ऑर्थरडेट प्रारूप का अनुसरण करता है, जो कि पाठकों को तुरंत ये जानने में मदद होता है कि जानकारी कितनी अद्यतन है अर्थात अपडेटेड है। जो एपीए शैली होती है उसमें ये बोल रहा है कि आपका जो ऑथर डेट है ना, लेखक का जो वर्ष है, उसको फॉर्मेट के अनुसार करता है, जो पाठकों को तुरंत ये जानने में मदद करता है कि जानकारी कितनी आपकी अपडेटेड है। बिल्कुल सत्य बात है। और एपीए शैली जो है आपको वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान के शोधों में इन टेक्स्ट उद्धरण के लिए एपीए शैली को प्राथमिकता दी जाती है, ये भी कथन सत्य है। और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध लेखक के अंत में दी जाने वाली जो पाठ टिप्पणियां जिसको बोलते हैं फुट नोट्स, है ना, शोध लेख जो होते हैं थीसिस, उसके एंड में आपका फुट नोट्स अपन देते हैं। उसमें मुख्य रूप से जो मुख्य पाठ की जो लंबाई बढ़ाने के लिए क्या जोड़ी जाती है, मतलब जो फुट नोट्स हैं मुख्य रूप से मुख्य पाठ की लंबाई बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है, ये बोल रहा है कथन में। ये तो बिल्कुल गलत बात है, लंबाई बढ़ाने के लिए थोड़ी ना करते हैं भाई फुट नोट। कारण है पाद टिप्पणियों का उपयोग मुख्य विचार को बाधित किए बिना, पाद टिप्पणियां जो फुट नोट है मुख्य विचार को बाधित किए बिना अतिरिक्त पूरक जानकारी या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है, बल्कि आपकी जो अतिरिक्त पूरक जानकारी या स्पष्टीकरण करने के लिए फुट नोट दिया जाता है, इसलिए ये सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें आपका कथन गलत है लेकिन कारण सत्य है। नेक्स्ट है, किसी शोध पत्र में जो आपके सार होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लिखना अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है भाई, है ना, एब्स्ट्रैक्ट लिखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सार पाठकों और डेटाबेस संपादकों को पूरे शोध पत्र को पढ़े बिना उसकी मुख्य सामग्री और प्रासंगिकता की जल्दी से समझने में अनुमति देता है। बिल्कुल सत्य है, आर और ए दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शोध में गुणात्मक डेटा जो होता है क्वालिटेटिव डेटा विश्लेषण, है ना, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए एन वीवो सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। शोध में बोल रहा है आपको क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए एन वीवो सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल यूज किया जाता है आपका क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए। कारण है एन वीवो सॉफ्टवेयर केवल सांख्यिकी और गणितीय समीकरण को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। गलत बात है भाई, ठीक है, कारण आपका पूरा गलत है। क्यों? आपका एन वीवो जो सॉफ्टवेयर है वो ऑडियो, टेक्स्ट और वीडियो जैसे गुणात्मक जो आपके डेटा होता है उसका विश्लेषण के लिए बनाया गया है। एन वीवो को किस लिए बनाया गया? आपका जो आपका ऑडियो हो गया, पहले भी बताया हूँ आप लोगों को, ऑडियो वीडियो हो गया आपका या टेक्स्ट हो गया, उसके एनालिसिस के लिए बनाया जाता है इसको एन वीवो सॉफ्टवेयर को, ना कि आपके स्टैटिक्स या आपके मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही है दोस्तों? ए सही है, आर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शोध गंगा भारत में अकादमिक शोध की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद कर रही है। ठीक है भाई, गुणवत्ता बढ़ाने में मदद तो कर रही शोध गंगा जो है। दूसरा कारण है ये भारतीय विश्वविद्यालयों के पीएचडी शोध प्रबंधन जो होते हैं थीसिस, उसका एक डिजिटली भंडार है, रिपोजिटरी है, जो साहित्य चोरी को रोकने और खुले ज्ञान को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये भी ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शोध गंगा क्या है मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ दोस्तों। शोध गंगा एक प्रकार का क्या है? डिजिटली भंडार है, किसका? आपका पूरे थीसिस का, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, खुला ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कोई भी जो नॉलेज है, कोई भी आपको जो थीसिस है उसकी चोरी तो नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगला है संदर्भीकरण उपकरण जैसे एंड नोट या जोटेरो, इसका उपयोग करने में से शोधकर्ता समय बचता है और मानवीय त्रुटियां कम होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि जो संदर्भीकरण उपकरण जैसे कि एंड नोट या जोटेरो, इसका उपयोग करने से शोधकर्ता का समय बचता है और मानवीय त्रुटियां क्या होती हैं? कम होती है। बिल्कुल सही बात है, कम तो होती हैं इसमें, नो डाउट। यह उपकरण विभिन्न संदर्भ शैली जैसे कि एपीए, एमएलए, हार्वर्ड के अनुसार उद्धरणों के प्रारूप को स्वचालित रूप से बदल सकता है। ठीक बात बिल्कुल कह रहा है ये तो, है ना। विभिन्न संदर्भ जो शैलियां हैं, एपीए, एमएलए, हार्वर्ड है, उसके अनुसार उद्धरण जो है उसके प्रारूपों को स्वचालित रूप से बदल सकता है, ये भी कथन सत्य है। और आर ए दोनों ही क्या है दोस्तों? यहाँ पर सत्य है यहाँ पर, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटा संग्रहण के चरण में ऑनलाइन सर्वेक्षण जो उपकरण होते हैं जैसे गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी,
इस सैंपल के चयन में पक्षपात सिलेक्शन बायस को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। क्या बोल रहा है, डेटा संग्रहण के चरण में जो है आपका ये गूगल फॉर्म, हाँ, सर्वेक्षण उपकरण गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी प्रतिदर्श के चयन में पक्षपात सिलेक्शन बायस को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। ये तो गलत बात है, क्योंकि भाई देखिए आप यहाँ पर ऑनलाइन जब आप सर्वेक्षण केवल उन्हीं लोगों तक मतलब नहीं, ऑनलाइन जो आपका जो सर्वेक्षण कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, वो उसमें जब आप सर्वेक्षण करेंगे तो उसमें डिजिटली डिवाइड के कारण पक्षपात क्या हो सकता है, बढ़ सकता है ना। इसमें ये आपका समाप्त हो ही नहीं सकता, मतलब सिलेक्शन जो बायस है पूरी तरह समाप्त कैसे होगा, बल्कि सिलेक्शन बायस बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन है ये डेटा संग्रहण का चरण में ऑनलाइन सर्वेक्षण करेंगे तो उसमें आप गूगल फॉर्म डालेंगे या कुछ भी सैम्पलिंग करेंगे, है ना, तो उसमें जो चयन है वो आपका चयन अर्थात पक्षपात जो चयन की बात कर रहा है सिलेक्शन बायस, ये पूरी तरह समाप्त नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा, इसलिए पहला तो गलत हो गया। कारण देखिए ऑनलाइन सर्वेक्षण केवल उन्हीं लोगों तक सीमित है होते हैं जिनके पास इंटरनेट और डिजिटल उपकरण तक पहुंच होती है। बिल्कुल सही बात है, कारण तो एकदम सत्य है ना। भाई जो सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट करेगा उसी का डेटा लेकर के आप थोड़ी ना इसको आप वो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। भाई सबके पास ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए वो इंटरनेट नहीं है ना, सब लोग इसमें इनपुट अपना नहीं दे सकते, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, डिजिटली आपके जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब चाहिए। तो ये तो आपका आर सही है, ए गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है, कथन ए जो है आपका वो गलत है, लेकिन आर सही है आपका। और ए क्यों गलत है, क्योंकि भाई आपका जो ऑनलाइन सर्वेक्षण में डिजिटली डिवाइड के कारण जो है जो आपका पक्षपात है ना, वो क्या बढ़ जाएगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शोध में साहित्यिक चोरी, शोध में साहित्यिक चोरी जिसको बोलते हैं प्लेगरिज्म, केवल दूसरों के शब्दों को बिना श्रेय देना कॉपी करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के पहले प्रकाशित काम को बिना बताए दोबारा उपयोग करना भी इसमें शामिल होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है भाई। प्लेगरिज्म जो है आपका वो दूसरे के शब्दों को बिना श्रेय दिए कॉपी करने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि अपने स्वयं के पहले प्रकाशित काम को बिना बताए दोबारा उपयोग करने में भी शामिल होता है, ये भी कहलाता है। ठीक है, खुद कॉपी कर लेगा उसको और फिर प्रकाशित करेगा तो भी ये गलत है। इसे स्व साहित्यिक चोरी जिसको बोलते हैं सेल्फ प्लेजरिज्म या टेक्स्ट रिसाइकलिंग कहा जाता है, जो अकादमिक ईमानदारी के खिलाफ है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सत्य है, ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। देखिए भाई, सेल्फ प्लेजरिज्म ये होता है कि अपने स्वयं खुद के स्वयं के पहले जो प्रकाशित काम को बिना बताए फिर से दोबारा क्या कर रहा है, अगर उपयोग कर रहा है तो वो भी एक प्रकार का क्या कराएगा, प्लेजरिज्म। और वो कौन सा प्लेजरिज्म कराएगा, आपका सेल्फ प्लेजरिज्म। ठीक है, चलिए तो ए इसका आंसर सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यूजीसी के नियमों के अनुसार शोध प्रबंधन में साहित्यिक चोरी प्लेजरिज्म के सभी स्तरों पर सीधे छात्र का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो आपका प्लेजरिज्म है उस यूजीसी के नियम है उसके अनुसार जो शोध प्रबंधन में साहित्य चोरी के सभी स्तरों पर सीधे छात्र को पंजीकरण रद्द कर दिया जा सकता है। गलत बात है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो छोटी जो आपकी स्तर होते हैं, है ना, सभी स्तर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सभी स्तर की बात कर रहे हैं। सभी स्तर पे नहीं होता। देखिए यहाँ पर जो छोटे स्तर होते हैं जैसे आपका 10% या 40% कोई से लेवल में, इस पर सुधार करके क्या मौका दिया जाता है, सीधे पंजीकरण इसमें रद्द नहीं करेंगे। मतलब उनको क्या करेंगे, मतलब स्मॉल स्टेप्स में अगर उन्हें साहित्य की चोरी करी है तो उसमें उनको सुधार करने का मौका दिया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन को रद्द नहीं किया जाता। कारण है यूजीसी ने इतने साहित्यिक चोरी का 4 स्तर 0 से लेकर के 3 में विभाजित किया है। बिल्कुल सही है। और दंड की गंभीरता साहित्यिक चोरी की प्रतिशत सिमिलैरिटी इंडेक्स पर निर्भर करती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ए गलत है, आर सही है दोस्तों, क्योंकि जो साहित्यिक चोरी को 4 स्तर में विभाजित किया गया है और दंड की गंभीरता साहित्यिक चोरी के प्रतिशत पर निर्भर करती है कि कितना % कॉपी किया गया है, कितना और कौन से लेवल पे किया गया है। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा और ए गलत है। मतलब ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शोध के दौरान उत्तरदाताओं या प्रतिभागियों की पहचान को गुप्त एनोनिमस रखना नैतिक रूप से आवश्यक होता है। शोध के दौरान जो उत्तरदाता होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, उनकी पहचान को गुप्त रखना नैतिक रूप से क्या आपका आवश्यक है। बिल्कुल सत्य बात है, मैं आपको बता चुका हूँ। कारण है गोपनीयता बनाए रखने से प्रतिभागियों को किसी भी संभावित सामाजिक, मानसिक या कानूनी नुकसान से सुरक्षा मिलती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर उनकी गोपनीयता बनाए रखेंगे तो प्रतिभागी जो होंगे उनकी जो है समाज है, मानसिक, उनकी कानूनी उसको नुकसान से उनको क्या होता है, सुरक्षा मिल सकता है, ताकि उनको कोई और प्रकार से परेशानी नहीं हो इसमें। तो इसलिए आर सही है, ए भी सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट है
डेटा, डेटा का गणना अर्थात जिसको बोलते हैं हम लोग फैब्रिकेशन, और डेटा में हेर फेर करना उसको बोलते हैं फाल्सिफिकेशन। डेटा की जिसमें अपन गणना, डेटा गणना मतलब कुछ डाल देना या हेर फेर कर देना, फाल्सिफिकेशन, दोनों ही वैज्ञानिक शोध के नैतिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है। बिल्कुल सत्य बात है। ये दोनों कृत्य शोध के वास्तविक परिणामों को विकृत करते हैं और वैज्ञानिक समुदाय व समाज आज के भरोसे को ठेस पहुंचाते हैं। ये भी सही बात है, दोनों ही सही है। ए और आर दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या प्लेजरिज्म के अंतर्गत ही आने वाला है, फैब्रिकेशन और फाल्सिफिकेशन, जिसमें डेटा का गणना या डेटा का हेरफेर किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है और इससे वैज्ञानिक शोध के नैतिक सिद्धांत की गंभीर उल्लंघन होती है। और ये दोनों ही आपका कार्य शोध के वास्तविक जो परिणाम है उसको आपको चेंज कर सकता है, विकृत कर सकता है, और वैज्ञानिक समाज और समुदाय जो है उनके भरोसे को इससे ठेस पहुंचती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर से दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पर मैं आपका ये सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम और यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने क्रिएट करके रखा है दोस्तों, जिसमें हम और अधिक कथन और कारण वाले प्रश्न करेंगे, जिसमें आप लोगों का और नॉलेज बढ़ेगा इससे, और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए बार बार जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है। और जिनको मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जिनको भी पीडीएफ नोट्स लेना है ना, अब नोट्स बनाने का समय नहीं है वैसे भी, तो नोट्स हो सके तो जिन पॉसिबल है जिनके पास वो समय है तो वो नोट्स बाय कर लें। बाय करने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है 8962530503 पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो आप लोगों को पूरी डिटेल्स दी जाएगी। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा गया है, बहुत ही कम पैसा रखा गया है, आप उसे परचेस करके अपना नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी बाय किया उनको सभी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। नोट्स में आप लोगों को थ्योरी भी दिया जा रहा है दोस्तों, जो हम थ्योरी करा रहे हैं, एमसीक्यू सेशन भी पूरा दिया जा रहा है, वन लाइनर भी दिया जा रहा है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको 5 टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी आपका ये पीडीएफ नोट्स लिया है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जिन्हें भी लेना है वो नॉमिनल बहुत ही कम प्राइस है, उसमें ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स अब बनाने का समय नहीं, आपके पास 40-50 दिन बचे हैं गिने चुने, और 30-40 वीडियो भी और आएंगे दोस्तों। तो बेटर है आप पीडीएफ लेते जाइए, नोट्स लेते जाइए, और पॉसिबल है तो मोबाइल में पढ़ लीजिए। मोबाइल में आपको पूरा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। यदि प्रिंट निकाल के पढ़ना है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, लक्ष्य है हमारा कि 15 सितंबर तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके पास 20 डेज एटलीस्ट रहेगा फिर भी रिवीजन करने के लिए। 20 डेज बहुत होता है रिवीजन करने के लिए, 20 दिन में आप 20 बार पलटा सकते हैं चाहे तो। सुबह से आप 3-4 घंटा बैठेंगे तो आपका 5-5 वीडियो का जो नोट्स है वो कंप्लीट होते चलेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा नोट्स आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ज़्यादा थ्योरी नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, एकदम मैं आपको क्या करवा रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़। ठीक, मतलब पेपर में जो आएगा, जो पेपर में आता है, जो पेपर में आ सकता है, वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, पूरी किताब को छापने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन पूरा मेन चीज़ निकाल करके आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूँ, दिलवा रहा हूँ, डेली टाइप करवाता हूँ दोस्तों। जो भी मेरे नोट्स हैं, जो भी 3-4 बुक के मेन अभी जो चीज़ें हैं उसको मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो है उसको मैं अलग से टाइप करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने एडिटर को बोल सकता हूँ, टाइपिस्ट को बोल सकता हूँ कि पूरी बुक छाप दे, मैं उसको पढ़ा दूँ, तो मैं तो पढ़ा दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 महीने में आपका फिर कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपका समय पे कोर्स क्या है कंप्लीट हो जाए और आप लोग टाइम से रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। जिसको भी लेना है वो ले सकता है। 8962530503 ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इसमें मैसेज करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आप रिवीजन भी करते चलिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद दोस्तों।